एनिमल किंगडम। देखो कितने स्पीशीज खोज लिए गए हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन का मतलब 17 से 18 लाख तरह के जीव खोज लिए गए हैं। इसमें 10 लाख से ऊपर तरह के तो एनिमल्स ही हैं। एनिमल्स ज्यादा हैं दुनिया में, एनिमल्स ज्यादा है, प्लांट्स कम है। इतने सारे लाखों एनिमल्स, हर एक को याद करना, समझ पाना नामुमकिन है। लेकिन यदि उसे हम क्लासिफाई कर दें तो सारे एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। एनिमल्स को क्लासिफाई करने से इतने लाखों एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। तो एनिमल्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है। अरे लाखों एनिमल, 10 लाख से ऊपर ज्यादा एनिमल्स दुनिया में खोजे जा चुके हैं। इतने सारे एनिमल्स को अलग अलग याद करना नामुमकिन है। लेकिन यदि हम इन एनिमल्स को क्लासिफाई कर दें तो सारे एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कुछ क्राइटेरिया के आधार पर किया जाता है, कुछ चीजों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनमें यहां पर कुछ दे रखे हैं। कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनमें कुछ यहां पर डिस्कस किए गए हैं। जैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। इन कैरेक्टर्स के आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो इन कैरेक्टर को लेकर के हम एनिमल्स का थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया यहां पे दे रखे हैं जिनके आधार पर हम एनिमल्स को समझेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। तो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इन क्राइटेरिया की बेसिस पर किया गया है। पहला कौन सा है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब शारीरिक संरचना उनकी कैसी है। कुछ आपको एनिमल्स मिलेंगे जिनमें सेल्स होती हैं, वो केवल सेल से बने हैं, वो सेल्यूलर हैं। वो क्या है? देखो एनिमल सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। प्रोटोजोआ को एनिमल्स नहीं मानता विटेकर, वो तो कहता है ये प्रोटिस्टा है। क्या है? वो तो यूनिसेल्यूलर है। लेकिन प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ को हम लोग एनिमल्स नहीं मानते, वो तो प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं सब मल्टी सेल्यूलर है। सब कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेल्स होती लेकिन टिश्यूज नहीं होते, केवल सेल्स के ग्रुप से मिलकर बने होते। कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं इनके शरीर के अंदर, जैसे स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा। तो पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्स मिलकर के टिश्यूज बना लेती हैं। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा में, जैसे हाइड्रा में है, और एक और फाइलम में होता है टीनोफोरा। किसमें? टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यूज पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लेती हैं। टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं, यानी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत प्लेटीहेल्मिन्थेस से होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है टेपवर्म, फीताकृमि। ऑर्गन सिस्टम कहां पाए जाते हैं? ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और तो इसको ऐसे याद करना, सब ना याद करना। एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एक फाइलम छोड़ दिया इसने, कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा लिख लो, हेमिकॉर्डेटा लिख लो। एक और छोड़ा प्लेटी के बाद, एस्केहेल्मिन्थेस। निमाटोडा छोड़ दिया है, एक एस्केहेल्मिन्थेस छोड़ दिया है। अब बताते क्यों छोड़ दिया? एनसीईआरटी है शुद्ध एकदम। चलो पहले इतना याद करो। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा का मेंबर है हाइड्रा। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का उदाहरण है टेपवर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनालिडा से लेकर कॉर्डेट। एस्केहेल्मिन्थेस यहां फाइलम गायब कर दिया, क्यों? वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम यहां से शुरू होते हैं। इसमें हल्के फुल्के ऑर्गन सिस्टम है,
इसमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है और एक एक्सक्रीटरी पोर है, तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ट्यूब जैसा है। तो ये कोई ऑर्गन सिस्टम बढ़िया से नहीं है। वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम शुरू होते हैं एनालिडा से। कहां से? इसमें वेल डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया है। इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं एस्कैरिस में, एस्केहेलमिन्थीज में, लेकिन वो अच्छे से विकसित नहीं है। वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत एनालिडा से होती है और लास्ट तक है, कॉर्डेटा तक है। चलो, स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल, हाइड्रा में टिश्यू लेवल, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लैटीहेल्मिन्थीज टेपवर में ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड एनालिडा से लेकर के एस्केहेलमिन्थीज को हटा दो। एस्केहेलमिन्थीज में भी ऑर्गन सिस्टम थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अच्छे से चूंकि विकसित नहीं है, इसलिए बढ़िया से ऑर्गन सिस्टम तुम्हें यहां से मिलेंगे, एनालिडा से मिलेंगे। भूल जाओ। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग ग्रुप में ऑर्गन सिस्टम को अगर हम देखें एनालिडा से कॉर्डेटा तक, तुमको अलग अलग तरह की जटिलताएं नजर आती हैं। ऑर्गन सिस्टम में हमको जटिलताएं नजर आती हैं कब? जब हम एनालिडा से कॉर्डेटा की तरफ जाते हैं। जब एनालिडा से कॉर्डेटा की तरफ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम में वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग तरह की जटिलताएं नजर आती हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सिंपल है, सिंपल को बोलते हैं इनकम्प्लीट और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कंप्लीट। प्लैटीहेल्मिन्थीज हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी टेपवर्म और लिवर फ्लूक यानी फैशियोला, इसके शरीर में एक ही ओपनिंग होती है जो मुंह की तरह भी काम करती है और एनएस की तरह भी। जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से निकालता भी है, यानी प्लैटीहेल्मिन्थीज में एक ही ओपनिंग पाई जाती है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो अब तुम कहोगे प्लैटीहेल्मिन्थीज में तो भैया ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम दे रहा ऑर्गन सिस्टम, यहां पर तो सर ने कहा ऑर्गन, तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं मानते हैं। वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम तो यहीं से शुरू हुआ है। कहां से? एनालिडा से शुरू हुआ है। प्लैटीहेल्मिन्थीज में हल्का फुल्का ऑर्गन सिस्टम जैसा है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है। अभी हम दिखाएंगे। जो फीताकृमी है टेपवर्म, जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से पचा हुआ खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी निकाल देता है। इसके शरीर में एक ही ओपनिंग होती है, वो माउथ की तरह भी काम करती है, मुंह की तरह भी, और एनस यानी अवस्कर द्वार की तरह भी काम करती है। तो इसका ऑर्गन सिस्टम इनकम्प्लीट है, यानी इसके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं। दूसरा आता है कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक मिलेगा। बीच के मत याद करना, एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक मिलेगा। और इसमें दो ओपनिंग्स होती है, खाने के लिए मुंह अलग होता है और अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए एनस अलग होता है। शरीर में दो ओपनिंग होती हैं। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है। वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एनालिडा से, कहां से है? एनालिडा से कॉर्डेटा तक। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमको जटिलताएं नजर आती हैं, है ना। ऑर्गन सिस्टम में जब हम डिफरेंट ग्रुप्स में चलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम में हमको अलग अलग तरह की जटिलताएं देखने को मिलती हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीज का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सिंपल टाइप का है, उसमें केवल एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है। जबकि एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसमें दो ओपनिंग्स नजर आ रही है, माउथ और एनस। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन और क्लोज्ड होता है। ओपन वाला सिंपल है और क्लोज्ड वाला जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ओपन वाला सिंपल है, क्लोज्ड वाला ये कॉम्प्लेक्स है। ओपन सिस्टम में क्या होता है? कॉकरोच में समझो, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। हार्ट ब्लड को पंप करके आगे भेजता है। ब्लड आगे से होता हुआ आकर के कमरे में जमा हो जाता है। यहां पर कोई रुधिर वाहिनियां नहीं होती, ब्लड वेसल के अंदर नहीं बहता, ये कमरे में आके जमा हो जाता है। इनको साइनसेस बोलते हैं। अभी कॉकरोच पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से बताना है उसमें, तो बता देंगे। तो ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेथ इन इट। हार्ट ब्लड को पंप करता है, आगे भेजता है कॉकरोच का हार्ट, और ये ब्लड आगे से फिर पीछे आता है और कमरों में जमा हो जाता है। सेल्स और टिश्यू इसमें डूबे रहते हैं। बेड का मतलब डूबे रहते हैं, ब्लड में छूते रहते हैं सेल्स और टिश्यू,
डूबे रहते हैं। ये हो गया ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्रस्टेशिया, इंसेक्ट, मोलस्क, इनवर्टिब्रेट। मत याद करना इस, हाँ अभी हम बता रहे इसको याद करने का सिस्टम। क्लोज्ड वाला तुम याद करना। क्लोज में क्या होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल। ब्लड वाहिनियों के अंदर बहता है, बंद वाहिनियों के अंदर बहता है, आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में, धमनियों में, शिराओं में और केशिकाओं में। ब्लड रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, क्लोज्ड है। इनवर्टिब्रेटा का एक फाइलम है केवल एनेलिडा, और बाकी सारे वर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेट्स में क्लोज्ड होता है। ये वाला याद कर लो, ऊपर वाला अपने आप याद हो जाएगा। देखो इनवर्टिब्रेट्स में केवल तुमको अर्थवर्म में मिलेगा, अर्थवर्म मतलब एनेलिडा, बाकी सारे कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में मिलेगा क्लोज, हेमिकॉर्डेटा को छोड़ करके। हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा मानते ही नहीं अब। सारे कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्लोज है, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, और एक इनवर्टिब्रेट का फाइलम वो है एनेलिडा। हालांकि मोलस्का में एक सिफेलोपोडा भी होता है, उसमें भी होता है, लेकिन तुम्हारे लेवल से ऊपर चला जाएगा, उसमें भी क्लोज होता है। उसमें क्या होता है? क्लोज होता है। मत याद करो, इतना ही कर लो, इतना पर्याप्त है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीबीएस करना वहां पढ़ाना जाके तुम, तो फिर से याद करो। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद करके ही जाना है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा का हाइड्रा। ऑर्गन लेवल की शुरुआत कहां से हुई? प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी टेपवर्म से। ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एनालिडा से कॉर्डेटा तक, एनालिडा से कॉर्डेटा तक। ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें, उनमें तरह तरह की जटिलताएं होती हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में केवल एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, जबकि एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमको कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं। थोड़ा सिंपल टाइप का होता है ओपन टाइप, और जटिल टाइप का होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड आके कमरे में जमा होता है, इनको साइनसेस बोलते हैं, और टिश्यू और सेल्स उसमें बेद यानी डूबे रहते हैं। टिश्यू और सेल ब्लड के टच में रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये तुमको, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, बंद वाहिनियों के अंदर, क्लोज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ये पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनवर्टिब्रेटा का एक फाइलम है सिर्फ, अर्थवर्म यानी एनालिडा, बाकी जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं सब में ओपन है। इसको ऊपर वाला मत याद करना, इससे कोई जरूरत नहीं है, ये वाला याद करना। एनालिडा यानी अर्थवर्म में क्लोज्ड है, ये इनवर्टिब्रेटा का एक फाइलम है, बाकी इनवर्टिब्रेटा में जितने भी हैं सब, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, एनालिडा को छोड़ करके सब में ओपन है। सब में कैसा है? क्लोज होता केवल एनालिडा में, और सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स में क्लोज होता है। वर्टिब्रेट्स का मतलब फिश, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में क्लोज्ड है। इन सब में क्या है? क्लोज है। दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, सिमेट्री। क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, इन क्राइटेरिया के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आपने पढ़ लिया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल हैं, इनको किसी भी एक्स वाई जेड एक्सिस से काटो, दो बराबर हिस्से में नहीं कटते। एक्स वाई जेड एक्सिस से काटो, जो कि सेंटर से होके जानी चाहिए, और ये दो बराबर हिस्से में नहीं कटेंगे। एसिमेट्रिकल होते हैं स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री, रेडियल का मतलब होता है किसी भी रेडियल प्लेन से काटे, किसी भी रेडियल प्लेन से काटे एक्स वाई जेड, ये दो बराबर हिस्से में कट जाते हैं। रेडियल सिमेट्री याद करनी पड़ेगी। रेडियल सिमेट्री तुम्हें मिलेगी सिलेंट्रेटा टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में। इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट का मतलब एडल्ट स्टारफिश, एडल्ट स्टारफिश डायग्राम दे रखा है, रेडियल सिमेट्री स्टारफिश की दिखा रखी है, एनसीईआरटी के डायग्राम में बना है। तो स्पॉन्जेस में कैसी सिमेट्री है? एसिमेट्रिकल, यानी इन एनिमल्स को दो बराबर हिस्से में नहीं बांटा जा सकता। रेडियल सिमेट्री क्या है? सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बहुत सारे कैरेक्टर मैच करते हैं, दोनों में टिश्यू लेवल था ऊपर, यहां पर दोनों में रेडियल सिमेट्री है, लेकिन यह अपवाद है, इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री है, और इसके लार्वा में बाइलेटरल होती। लार्वा में, स्टारफिश का लार्वा इफाइरा लार्वा,
वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट यानी एडल्ट स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री है, सितारे जैसी होती है, कहीं से काटो तो बराबर हिस्से में कट जाएगी। एडल्ट स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री है, जबकि स्टारफिश के लार्वा में बाइलेटरल है, वो हम आगे बता देंगे। ये तीन याद कर लेना, रेडियल में इंपॉर्टेंट है तीनों, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट ऑफ इकाइनो। बाइलेटरल सिमेट्री एनालिडा से लेकर आखिर तक। हालांकि इसमें तुम प्लेटीहेल्मिन्थेस से जोड़ सकते थे, प्लेटी से जोड़ लेना, लिखा नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर लास्ट तक बाइलेटरल है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के लास्ट यानी वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा तक, और लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा अलग से याद कर लेना। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल है और एडल्ट में रेडियल है। यह आया है 2023 में। तो सिमेट्री याद कर लो, हो गया। एसिमेट्रिकल कौन से एनिमल्स है? पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री कहां है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टारफिश कह लो। इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट मतलब एडल्ट स्टारफिश। बाइलेटरल सिमेट्री तुम्हें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक मिलेगी, कॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रेटा तक, और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में भी बाइलेटरल होती है, याद कर लेना। तीसरा क्राइटेरिया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एम्ब्रियो जब तैयार होता है तो एम्ब्रियो में लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये 3 जर्माइनल लेयर्स बनती है। लेकिन कुछ एनिमल्स में मीजोडर्म नहीं होती। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ये लेयर्स बनती हैं, इनको एम्ब्रियोनल लेयर्स या जर्माइनल लेयर्स कहते हैं। कुछ एनिमल में 2 ही बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती। और कुछ एनिमल में एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म भी बनती है। जिसके एम्ब्रियो में 2 ही लेयर होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, और जिसके एम्ब्रियो में 3 लेयर होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। चलो, डिप्लोब्लास्टिक में द एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म। ये देखो, ये एक्टोडर्म और ये काली वाली एंडोडर्म, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक खास बात और होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। इसमें सेल नहीं होती, ये कोई लेयर नहीं है, मीजोग्लिया कहलाता है, नॉन सेल्यूलर है, इसमें कोशिकाएं नहीं होती। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एम्ब्रियो में कितनी लेयर मिलेंगी? 2, एक्टोडर्म और नीली वाली एक्टोडर्म, काली वाली एंडोडर्म। लेकिन एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसमें सेल्स नहीं होती, वो मीजोग्लिया है। तो देख लो फिर से, द एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, इसमें सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये नालायक साथ साथ चल रहे हैं। दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एसिमेट्रिकल, और दोनों डिप्लोब्लास्टिक। दोनों कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब नॉन सेल्यूलर, एक नॉन सेल्यूलर लेयर पाई जाती है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में नॉन सेल्यूलर लेयर मीजोग्लिया, ये डिप्लोब्लास्टिक। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म। एम्ब्रियो में 3 जर्माइनल लेयर्स हैं, और इन्हीं तीनों लेयर से सारी चीजें बनती हैं आगे। तो किसके एम्ब्रियो में 3 जर्माइनल लेयर्स हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री भी है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक भी। कैसे हैं? तो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। चलो, चौथा क्राइटेरिया देखते हैं, सीलोम। इस साल सवाल आया है, सीलोम से सवाल आया है, बताते कौन सा आया? सीडोसीलोम से आया। इसमें लिखा नहीं है, ये पिछली फाइल हमने ले ली पिछले साल की, उसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी नई फाइल हम ले लेंगे आज इसके लिए। सीलोम क्या होता है? सीलोम कहते हैं देह गुहा। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम को कहते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है? एक तो बॉडी वॉल हो गई, और इंटेस्टाइन की दीवार। हमारे आंत की दीवार और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है उसको कहते हैं बॉडी वॉल या सीलोम। हमारी बॉडी वॉल
और इंटेस्टाइन की दीवार के बीच में जो कैविटी है उसे सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सीलोम की पहचान क्या होती है? ध्यान से सुनना, यह है ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम के दोनों तरफ मीजोडर्म होती है। इधर ध्यान देना, यह सवाल थोड़ा टेढ़ा आया था इस बार। ट्रू सीलोम क्या होती है? मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, मीजोडर्म के बीच में बनती है। इसके इधर भी मीजोडर्म लाल वाली और इसके इधर भी मीजोडर्म, और बीच में ये सीलोम बन गई, ये ट्रू है। क्या ये? वो सीलोम जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी रहती है उसे ट्रू सीलोम कहते हैं। इसके इधर भी मीजोडर्म और इधर भी मीजोडर्म और बीच में सीलोम, तो ऐसी सीलोम जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से कवर्ड है वो ट्रू कहलाती है। वो क्या है? ट्रू। ये ट्रू सीलोम है। अब देखो, ट्रू सीलोम या सीलोमेट, बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। बॉडी कैविटी दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी होगी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ, और बीच में ये कैविटी है। तो ऐसी कैविटी जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हो उसे ट्रू सीलोम कहते हैं। ट्रू सीलोम को जिनमें पाई जाती है एनिमल्स को, उनको सीलोमेट कहते हैं। ट्रू सीलोम जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन्हें कहते हैं सीलोमेट। ये तुम्हें मिलेंगे ट्रू सीलोम कहां कहां है? ट्रू सीलोम तुमको मिल रही एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसको ऐसे मत याद करो, एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक ट्रू सीलोम है। क्या है? बीच का मत याद करो, एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक कैसी सीलोम है? ट्रू सीलोम को कैसे पहचानोगे? दोनों तरफ किससे घिरी है? मीजोडर्म। मीजोडर्म के बीच में फटने से बनती है, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। अब ये जाके सवाल करना तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो भी आया था वो इससे आया था, सीडोसीलोम। सीडोसीलोम में ये जो मीजोडर्मल पाउचेस हैं, ये लाल वाला मीजोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाए जाते हैं मीजोडर्म के पाउचेस, जिसमें बाहर की तरफ तो मीजोडर्म है इस कैविटी में, लेकिन अंदर नहीं है। अरे भैया, ये जो कैविटी है इधर वाली देखो, इधर भी मीजोडर्म इधर भी मीजोडर्म, ये ट्रू है। इधर देख लो, इसको ट्रू नहीं कहेंगे। ये पाउच है, मीजोडर्म के पाउच है, लाल वाली मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म के 4 पाउच दिख रहे हैं जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में है। इस कैविटी को तुम अगर गौर करो तो बाहर की तरफ तो मीजोडर्म है। ये गलत लेबलिंग है। बाहर की तरफ जो मीजोडर्म है केवल एक तरफ है, अंदर मीजोडर्म नहीं है। तो ट्रू सीलोम के लिए बाहर भी मीजोडर्म चाहिए और अंदर भी मीजोडर्म, इसमें केवल बाहर की तरफ है, केवल। तो ये वाली बॉडी कैविटी, ये वाली जो बॉडी कैविटी है, ये फॉल्स सीलोम है, इसको सीडोसीलोमेट। यहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाए जाते हैं मीजोडर्म के पाउचेस, जो बाहर से तो मीजोडर्म से घिरे हैं लेकिन अंदर मीजोडर्म नहीं है। पढ़ लेते हैं हम। सीडोसीलोमेट्स या फॉल्स सीलोम। मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। मीजोडर्म बिखरे हुए पाउचेस के रूप में है। 4 पाउचेस पड़े हैं यहां पर, स्कैटर्ड पाउचेस। ये किसके बीच में है? बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म के पाउचेस हैं। मीजोडर्म के क्या हैं? पाउचेस हैं। 1 2 3 4। ये वाली कैविटी, ये जो केवल बाहर से तो मीजोडर्म से घिरी है और अंदर से मीजोडर्म गायब है, तो ये फॉल्स सीलोम है। कैसी है? और फॉल्स सीलोम केवल एक ही फाइलम में है, और वो एस्केहेलमिन्थीस यानी नीमाटोडा में। एस्केहेलमिन्थीस का दूसरा नाम क्या है? नीमाटोडा। इसमें आता है स्कैरिस। एस्केहेलमिन्थीस यानी नीमाटोडा में फॉल्स सीलोम है। मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म तो है लेकिन वो पाउचेस के रूप में है। इस कैविटी के बाहर की तरफ तो मीजोडर्म नजर आ रही, लेकिन अंदर वाली गायब है। जैसे ये वाली देखो, ये कैविटी है, इधर भी मीजोडर्म और इधर भी, तो दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी है। इसमें दोनों तरफ से तो है ही नहीं। ए सीलोमेट वो होते, इसमें कैविटी कहां दिख रही? इसमें दिखे नहीं रही। ये एक्टोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म, बीच में कोई कैविटी मीजोडर्म में दिखी नहीं रही। मीजोडर्म के अंदर कोई कैविटी नहीं दिख रही, लाल वाली के अंदर, तो ये ए सीलोमेट है। क्या है ये? ए सीलोमेट। तो सीलोम के हिसाब से एनिमल्स कितने तरह के हो गए? सीलोम के हिसाब से एनिमल्स 3 तरह के हो गए। सीलोमेट्स यानी ट्रू सीलोम वाले, सीडोसीलोमेट्स यानी फॉल्स सीलोम वाले, और ए सीलोमेट बिना सीलोम वाले। इनमें सीलोम नहीं है। सीलोमेट्स तुम याद कर लेना, एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक। इनमें ट्रू सीलोम होती है। ट्रू सीलोम मीजोडर्म के बीच में बनती है,
इसके दोनों तरफ मीजोडर्म होती है, ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी रहती है। एस्केहेलमिन्थीज में मीजोडर्म के पाउचेस तो दिख रहे हैं, लेकिन एक तरफ मीजोडर्म नजर आ रही, अंदर मीजोडर्म नहीं है, तो ये फॉल्स सीलोम है। कैसी है? फॉल्स सीलोम। ट्रू सीलोम के लिए दोनों तरफ मीजोडर्म का होना आवश्यक है। ए सीलोमेट्स में कोई मीजोडर्म नहीं दिख रही, मीजोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं है। ए सीलोमेट का मतलब सीलोम एब्सेंट है। सीलोम एब्सेंट केवल तुम्हें प्लेटीहेलमिन्थीज में मिलेगी, क्योंकि ये चपटे होते हैं एकदम। चपटे हैं तो सीलोम का होने का सवाल ही नहीं, ये चपटे क्रमी है, फ्लैट वर्म है। कैसे हैं? फ्लैट वर्म्स है, इनमें कोई कैविटी नहीं होती, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, चपटे है, नो सीलोम। लास्ट इसमें देखो एक और है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की अगर बात करते हैं, सेगमेंटेशन, नेक्स्ट क्राइटेरिया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंट कैसे पहचानोगे? शरीर बाहर से भी खंडित है और भीतर से भी खंडित है। जैसे केचुआ को देखोगे, केचुए के शरीर में तुम्हें खंड नजर आते हैं, केचुए के शरीर में तुमको खंड नजर आते हैं, ये बाहर से भी होते हैं, अंदर से भी होते हैं। शरीर पे खंड नजर आ रहे हैं, ये खंड बाहर भी दिखते हैं और अंदर भी पर्दा होता है, दो सेगमेंट के बीच में पर्दा होता है, यानी शरीर बाहर और भीतर दोनों से खंडित है, ये ट्रू सेगमेंट है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका शरीर बाहर से तो खंड दिखते हैं लेकिन अंदर नहीं होते, वो फॉल्स है। वो क्या है? तो शरीर बाहर और भीतर दोनों से बटा हुआ है, खंडों में, सेगमेंट्स में, वो ट्रू सेगमेंट्स है। ट्रू सेगमेंट्स को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और ट्रू सेगमेंट्स को मेटामियर्स कहते हैं। ट्रू सेगमेंट को मेटामियर्स भी कहते हैं। ट्रू सेगमेंट और मेटामेरिक सेगमेंट और मेटामेरिज्म। ट्रू सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं और ट्रू सेगमेंट को मेटामियर्स कहते हैं। मेटामियर्स। बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। शरीर बाहर से भी खंडों में विभाजित है और भीतर से भी खंडों में विभाजित है, दो खंडों के बीच में दीवार होती है अंदर शरीर के भीतर, यह ट्रू सेगमेंटेशन है। और कुछ ऑर्गन रिपीट करते हैं खंडों में, जैसे अर्थवर्म में स्पर्मेथिकी होते हैं। अर्थवर्म में स्पर्मेथिकी 4 खंडों के अंदर होते हैं, अर्थवर्म में ओवरी 2 खंडों में होती हैं, तो कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन भी होता है। ट्रू सेगमेंटेशन में ऑर्गन्स रिपीट करते हैं, तो सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। ट्रू सेगमेंटेशन कैसे पहचानोगे? ऐसे एनिमल जिनका शरीर बाहर से भी और भीतर से भी खंडों में विभाजित है, सेगमेंट्स में बटा है, इनको ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं या मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें कुछ ऑर्गन बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे अर्थवर्म में ट्रू सेगमेंटेशन है, स्पर्मेथिकी 4 खंडों में होते हैं, ओवरी 2 खंडों में होते हैं, और भी ऑर्गन होते हैं जो कई खंडों के अंदर होते हैं। तो ऑर्गन का रिपीटेशन होता है खंडों में, बाहर से भी खंडित है और भीतर से भी खंडित है, ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है या मेटामेरिज्म। लेकिन तुम्हें ये 3 याद करने पड़ेंगे अलग से। ट्रू सेगमेंटेशन केवल 3 जगह तुम्हें देखने को मिलेगा बस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनालिडा में अर्थवर्म हो गया, ट्रू सेगमेंट्स है। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच हो गया, कॉकरोच में हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन। हेड में 6 सेगमेंट, थोरैक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में 10 ट्रू सेगमेंट होते हैं कॉकरोच में भी। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में हम लोग सब आ गए, ये सब ट्रू सेगमेंटेशन है। ट्रू सेगमेंटेशन केवल 3 जगह ये आ चुका है 1-2 बार सवाल। ट्रू सेगमेंटेशन तुम्हें 3 जगह मिलेगा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। लास्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो के मेसोडर्म से बनता है और डोर्सल साइड पर होता है, पीठ की तरफ। यही नोटोकॉर्ड आकर के कॉर्डेटा में स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, कशेरुकदंड में बदल जाता है। फिर से देखो, नोटोकॉर्ड क्या होता है? ये मेसोडर्म से बना है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पीठ की तरफ होता है। हमें तो हमारे नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा नोटोकॉर्ड किस में बदल गया है? वर्टिब्रल कॉलम में, कशेरुक दंड में बदल चुका है। एम्ब्रियो में दिखेगा, कहां दिखेगा? हमारे एम्ब्रियो में नजर आएगा। आगे चल के ये एडल्ट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड कैसा है? मेसोडर्म से बना है। इन एम्ब्रियो के किससे बना है? मेसोडर्म से बना है। किधर होता है? पीठ की तरफ, पीठ वाला डोर्सल है, पेट की तरफ वेंट्रल है।
ये पेट की तरफ यानी डोर्सल साइड पर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान दिखता है, जब एम्ब्रियो उसमें दिखता है, क्योंकि यही नोटोकॉर्ड आगे चल करके एडल्ट में, हम लोग के एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में, कशेरुकदंड में बदल जाता है। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता वो कॉर्डेट्स है, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स कहां से पढ़ोगे? पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक। लिख लो आगे, इकाइनोडर्मेटा के आगे हेमिकॉर्डेटा लिख लो। हेमिकॉर्डेटा को भी नॉन कॉर्डेट मान लिया गया है। पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक 10 फाइलम है, 10, सारे के सारे नॉन कॉर्डेटा है। और अगले क्लास में हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, एक लेक्चर में नॉन कॉर्डेटा और एक में कॉर्डेटा। इसका एक लेक्चर हम देंगे, हमने बनाया है रिवीजन के लिए, वो तुम वीडियो भी देख लेना, कंपैरिजन है सारा। तो पढ़ करके आना ये क्राइटेरिया, तो आसान हो जाएगा। तो इन क्राइटेरिया के हिसाब से एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है। चलो हमको 5 क्वेश्चन कौन बताए, प्राइज देते हैं। चलो 5 क्वेश्चन का आंसर दे देगा इसी से ही, उसको हम प्राइज दे देंगे। अरे तुम्हें प्राइज मिल जाएगा फ्री का। 5 क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कोई नहीं देगा। थोड़ी ऊर्जा होनी चाहिए, इनको तो देने दो, और कोई दो। ऐसे नहीं मजा आएगा। तो हमारी ऊर्जा तभी बढ़ेगी तब तुम्हें लगेगा तुम्हारे तक पहुंच रहा है बात, मेरी बात। चलो बताओ, चाहे सी जनरल पूछते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहां से हुई? प्लैटीहेल्मिन्थेस से। कहां से? प्लैटीहेल्मिन्थेस। एसिमेट्रिकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस, पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, सिलेंट्रेटा में ट्रूसिलोम। कहां होती है? एनालिडा से कॉर्डेटा तक, एनालिडा से कॉर्डेटा। ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। लास्ट सवाल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में बहुत कॉमन है, दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एसिमेट्रिकल, दोनों में रेडियल सिमेट्री, दोनों में टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में रेडियल सिमेट्री, और दोनों डिप्लोब्लास्टिक। दोनों पढ़ करके आना, क्योंकि अगर ये पढ़ा होगा तो ये इजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया लेक्चर है इनवर्टिब्रेटा का, मजा आएगा।